गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका द ज्ञानम के यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स को पढ़ा था, कुछ भाग पढ़ा था, नंबर्स के बारे में जाना था। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या लेमा क्या है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे और अगली क्लास में उसके क्वेश्चन भी करेंगे। और नंबर सिस्टम का जो वीडियो हम प्रीवियस पोस्ट किए हैं वो कंटिन्यू होगा, आगे भी कंटिन्यू होगा, उसका भी क्वेश्चन लाएंगे, उसमें भी कंटिन्यू करते रहेंगे। इस नए टॉपिक को लाने का कारण है कि आपका चैप्टर शुरू हो गया है, कंटिन्यू हो गया है, तो धीरे धीरे इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और नंबर सिस्टम तो 9, 10 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो आज जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिदम के बारे में। और पढ़ने के बाद अगली क्लास में बहुत सारे बुक से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिदम को समझते हैं। क्या है कि यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक नाम है जो कि यूनान के एक गणितज्ञ थे, उनका नाम है यूक्लिड। उन्होंने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स, जिसमें उन्होंने ज्योमेट्री के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, उसमें उसकी सहायता से बहुत सारे प्रूफ किए गए। उनको ज्यामिति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है यूक्लिड को। अब आगे चलते हैं। विभाजन क्या है? विभाजन एक भाग की प्रक्रिया है। विभाजन क्या है? एक भाग की प्रक्रिया है, जो कि सिंपल भाग हम लोग करते आए हैं, वही भाग है विभाजन। और उसके बाद आते हैं कि प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका या लेमा। प्रमेयिका या लेमा क्या है? तो लेमा प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। यह एक प्रूवन स्टेटमेंट है। कहने का मतलब है कि जो पहले से प्रूव्ड है, पहले से सिद्ध है, और उसी की सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, वही प्रमेयिका है। जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं वह कथन प्रमेयिका कहलाती है या लेमा कहलाती है। फिर आते हैं एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम क्या है? तो एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, चरणबद्ध जो प्रक्रिया है, तो सुपरिभाषित मतलब पहले से जो परिभाषित है। तो एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों मतलब स्टेप की एक प्रक्रिया होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। प्रक्रिया कह सकते हैं, या इसको विधि कहिए, जो लॉ, नियम, कानून वह प्रदान करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। एल्गोरिदम जो है एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, एक विधि है। जैसे कि हम तीन को भाग देते हैं 82 में, तो पहले क्या करते हैं? पहले 2 से 6, फिर यहाँ आएगा 2, फिर 2, फिर 7, फिर 21, 1। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमको पता है कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद पहले भागफल में 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से 6 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ से 2 यहाँ लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमको आगे करना क्या है क्वेश्चन में। तो यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हुआ। तो इसका यूज कहाँ होगा? एल्गोरिदम जहाँ शब्द आएगा तो एल्गोरिदम कहने का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हुआ। तो उसका यूज कहाँ? क्वेश्चन बनाने में। कोई भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से, यह नहीं लिखा होगा कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब हुआ कि स्टेटमेंट जो उस कथन है, जो यूक्लिड का जो कथन है या उनका जो भी प्रिंसिपल जो भी उन्होंने बताया, तो उनका जो प्रमेयिका है तो वो एक स्टेटमेंट हुआ। लेकिन एल्गोरिदम एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक विशेष विधि कानून बताता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक विधि या एक कह सकते हैं कि प्रक्रिया देता है। तो एल्गोरिदम और प्रमेयिका में यही डिफरेंस है कि यह एक स्टेटमेंट है और यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। प्रमेयिका और एल्गोरिदम को अच्छे से समझा। यूक्लिड क्या है? नेम है। यूनान के जो एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स, और उनको ज्यामिति के जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है यूक्लिड को।
विभाजन एक भाग है। इस तीनों पार्ट को हमने समझा, यूक्लिड, विभाजन, प्रमेयिका को समझा और एल्गोरिदम को समझा। प्रमेयिका क्या है और एल्गोरिदम क्या है। अब आगे देखेंगे, एक गणितज्ञ, फारसी गणितज्ञ थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। तो एल्गोरिदम शब्द जो है, एल्गोरिदम शब्द जो है इन्हीं के नाम पर है, इसको नोट कर लेंगे। एल्गोरिदम शब्द जो है इन्हीं के नाम पर है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी एक फ़ारसी गणितज्ञ थे और इन्होंने एक बुक लिखा था, हिसाब अल जबर वा अल मुकाबला, हिसाब अल जबर वा अल मुकाबला। तो यहीं से उर्दू शब्द हिसाब जो है यहीं से डिराइव हुआ, यहीं से मतलब प्रचलन में आया। हिसाब पहला जो है हिसाब शब्द प्रचलन यहीं इन्हीं के बुक से हुआ। और दूसरा जो है अलजबड़ा, इसी अलजबर के भाग से अलजेब्रा बना हुआ है। तो इन्हीं के बुक से इन दोनों वर्ड का जो है प्रचलन शुरू हुआ। अब समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको एल्गोरिदम नहीं बोल सकते। एल्गोरिदम एक प्रक्रिया है और प्रमेयिका क्या है? कथन है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि किन्हीं दो पूर्णांक a और b, किन्हीं दो पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू r और r इज लेस देन b। अब इसको समझने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक क्या है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक तो हम लोग जानते हैं किस चीज़ को, पूर्णांक इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि पूर्णांक क्या होता है। 0 के बाद जो भी पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, 0 के बाद 1 2 3 इन्फिनिटी तक गिनती की जितनी भी है नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं। ये भी धनात्मक ही होगा। ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू r और r इज लेस देन b। मतलब कि 0 जो है r के बराबर या छोटा होगा और r जो है b से हमेशा छोटा होगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आसानी तो बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि किसी 3 से हम 82 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 6 2 2 7 1 1 आया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाजक हुआ। इसको हम लोग कहते हैं भागफल, शेषफल, और भाज्य। डिवाइजर, कोशेंट, डिविडेंड, रिमाइंडर। तो हम लोग जानते हैं कि भाजक है, भाज्य है, भागफल है और शेषफल है। अब फिर क्या करते हैं कि 3 से किसी संख्या n को भाग देंगे। किसी संख्या, जैसे कि संख्या नहीं पता, मतलब नहीं जानकारी है। यहाँ हमको दिया गया है कि 27 था और यहाँ शेषफल में हमको बताया गया है कि 1 बचा। तो मैं अगर पूछूंगा कि n का वैल्यू क्या होगा तो आप जवाब देंगे कि सर 3 को 27 से गुना कर दीजिए। तो जैसे ही 3 को 27 से गुना करेंगे 17 21 हाथ में 2 6 2 8 81 आएगा और n के जगह पर 81 + 1 जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा n का वैल्यू। n का वैल्यू आप निकालने के लिए कहेंगे कि 27 गुने 3 को 27 से गुना कर दीजिए, 1 को जोड़ दीजिए।
वही आपका आंसर होगा। इसी तरह या इस तरह से भी ले सकते हैं इसको, जैसे 2 से 9 को भाग दिए, 2 चौक 8, 1 आया। तो 1 आया, अगर इसी में यहाँ 9 पता नहीं होता, n होता, तो n का वैल्यू निकालने के लिए आप बोलते कि 2 को 4 से गुना कीजिए, 8 आएगा। यहाँ अगर n नहीं होता, 2 को 4 से गुना कीजिए और इसमें से 1 जोड़ दीजिए, यहाँ n का वैल्यू आ जाएगा। वही बात तो यहाँ बताया गया है, वही बात तो यहाँ बताया गया है। आप जो पढ़ते आ रहे हैं n इज इक्वल टू, आपने बताया यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 × 4 + 1। तो यहाँ क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, 2 क्या है, भाजक है, 2 भाजक है, 1 क्या है, कोसेंट है, भागफल है, और ये क्या है, शेष है कि नहीं। और ये क्या है, n क्या है, भाज्य है। तो वही चीज़ है a = bq + r, मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। वही ये फॉर्मूला बतलाता है कि a = bq + r आखिरकार है क्या, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। फिर इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, इसको भी समझना है। यहाँ से आया है, यहाँ से आया, इसको तो आपने अच्छी तरीके से समझा, भाज्य बराबर भाज्य गुण्य भागफल कैसे होता है प्लस शेषफल। अब देखना है कि इसको मिटाते हैं थोड़ा, अब इस जगह पे हम कोई भी संख्या a है उसको b से भाग देते हैं, तो क्या होगा, b से भाग देंगे तो यहाँ q कोसेंट आया और रिमाइंडर आ रहा है। इसी को इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर a प्राप्त करना होगा हमको, तो a को अगर निकालना होगा तो b को q से गुना करेंगे और रिमाइंडर जोड़ देंगे। आया वही बात, a यहाँ पे भाज्य होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य = भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। वही चीज़ है a = bq + r, यहाँ इसको b और इसको a मान लिए, इसको क्यों भाज्य वही आया यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 5 को 33 से डिवाइड करना है, जैसे कि 5 को 33 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 से कटेगा 30, 3 आएगा, तो 3 आया यहाँ पे। और यदि अगर 5 से अगर कोई संख्या n को डिवाइड करते हैं, 5 से अगर कोई संख्या n को डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। शेषफल क्या होगा, कभी भी 5 से छोटा ही होगा। आप जानते हैं 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इससे 5 यहीं पाँचों से कोई होगा। कभी भी 5 से या किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका जो शेषफल होगा वो भाजक से कभी भी छोटा ही होगा। शेषफल क्या होगा, भाजक से हमेशा छोटा होगा। चाहे किसी भी, जैसे एग्जांपल, जैसे कि आप 4 से दें 17 को, 4 × 16, 1 4 से छोटा है, या कोई भी संख्या जिसे 4 से किसी भी संख्या n में आप भाग देंगे तो आप उसको सीधा बोल सकते हैं कि रिमाइंडर कभी भी या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। इतना ही, यही 4 रिमाइंडर हो सकता है, इसके अलावा तो कोई इसका शेषफल नहीं होगा 4 से भाग देने पर। तो आप कह सकते हैं कि हमेशा शेषफल जो होगा भाजक से छोटा होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि
आर जो है शेषफल हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा, ये छोटा का निशान है, छोटा बड़ा, तो हमेशा छोटा होगा, इसको आप समझें। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और इसी में देखिए इसमें क्या है कि आर जो शेषफल है, शेषफल है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो क्या है कि शेषफल 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो शेषफल जो है 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा जब तक भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। 0 से शेषफल हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। और इसमें किसी भी, और एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि किसी भी संख्या को जैसे 0 से, जैसे कि n को 0 से डिवाइड करना है, जैसे कि 0 से 3 को डिवाइड करेंगे, जैसे कि 5 को 0 से डिवाइड करेंगे, तो मतलब किसी भी संख्या को आप 0 से भाग देने जाइएगा तो भाग नहीं लग सकता है। कोई भी संख्या ऐसा है कि जिसमें 0 से गुना कर दे तो 5 कट जाए, जैसे आप करते हैं ना कि 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 को 5 से गुना कर देते हैं तो 10 आ जाता है, तो 5 यहाँ लिख देते हैं। उसी तरीके से कोई भी ऐसा संख्या नहीं कि जिसमें 0 उस संख्या को 0 से गुना कर दे तो यहाँ 5 कट जाए। इसलिए किसी भी संख्या को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा, मतलब कि अनडिफाइन, मतलब कि इसका परिभाषित है ही नहीं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं। तो इसको तो हमेशा जिस संख्या को 0 को n से अगर भाग दे रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। तो क्या भाजक कभी भी 0 होगा? नहीं होगा। जिस प्रकार से मैंने बताया अभी आपको कि 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए भाजक कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ इस बात भी हम लिख लेंगे कि b नेवर इक्वल टू 0। इस तीनों बातों को आपने समझा। r जो शेषफल है हमेशा भाजक से छोटा होगा, शेषफल या तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। दो ही बात हो सकता है, या तो 0 होगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 होगा शेषफल, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। और भाजक कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, भाजक 0 हो ही नहीं सकता। अगर भाजक 0 हो गया तो फिर तो अपरिभाषित हो जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए किसी भी संख्या को 0 से आप भाग दे ही नहीं सकते। तो इस तीनों को जब आप एक साथ लिखते हैं, जब इस तीनों को आप एक साथ लिखिएगा तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से। 0 तीनों बात यहाँ आ जाता है, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा शेषफल, शेषफल हमेशा छोटा होगा भाजक से, या शेषफल से हमेशा बड़ा होगा भाजक, शेषफल से हमेशा बड़ा होगा भाजक। जैसे भाजक जो है हमेशा, जैसे कि यहाँ ले लेते हैं, वहाँ दिख नहीं रहा होगा, डिवाइड करते तो शेषफल क्या आता है, शेषफल या तो आता है 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है या 4 आता है, इससे ज़्यादा तो शेषफल आता नहीं। तो शेषफल क्या होगा कि 0 के बराबर भी हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा हमेशा। लेकिन जब शेषफल 0 के बराबर भी होगा, फिर भी यहाँ अगर 0 के बराबर शेषफल, 0 के बराबर शेषफल r हो गया तो यहाँ भी तो r इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जब r इज इक्वल टू 0 हो गया तो 0 इज ग्रेटर देन यहाँ अगर 0 वैल्यू बैठा देंगे फिर भी 0 से बड़ा हमेशा भी होगा, मतलब इस तीनों को सेटिस्फाई करता है। तो इस तीनों बात को आपने समझा कि कभी भी b इज नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब भाजक, और हमेशा जो है शेषफल हमेशा 0 के या तो 0 के बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होगा। बस यही बात तो यहाँ बताया गया है इसमें, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r है जहाँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें 0 इज लेस देन इक्वल टू r और r इज लेस देन b, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू शेषफल, और शेषफल हमेशा छोटा होगा भाजक से। तो यहाँ तक आपने अच्छे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कहीं दिक्कत हो तो आप। तो अभी तक हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अच्छी तरह से समझा और इसके प्रॉपर्टी को जान लेते हैं।
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का संबंध केवल धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता से है। पहला इसमें दो चीज़ है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का संबंध केवल धनात्मक पूर्णांक, जीरो धनात्मक पूर्णांक नहीं है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक जब ये बोले, धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया कि जीरो के बाद जो भी धनात्मक 1 2 3 4 जितनी भी गिनती, या उसको धनात्मक पूर्णांक को आप या प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या। सिर्फ यूक्लिड, इसमें दो प्रॉपर्टी एक ही में है। यूक्लिड विभाजन का परिमेयिका का संबंध केवल धनात्मक पूर्णांकों से की विभाज्यता से है, मतलब कि विभाज्यता मतलब कि भाग की जो प्रक्रिया है, भाग, उससे संबंधित है। सिर्फ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का संबंध केवल धनात्मक पूर्णांकों की विभाज्यता से है। अब यहाँ देखेंगे, पहला तो है केवल धनात्मक पूर्णांकों के, और दूसरा यहाँ पे होगा विभाज्यता, विभाज्यता से संबंधित है। कहने का मतलब है कि यहाँ इसका मतलब हुआ कि A, B, Q और R सभी क्या होंगे, सभी धनात्मक पूर्णांक होंगे। A, B, Q, R जो चारों का जो बात होता है, A = BQ + R, इसमें A, B, Q, R सभी क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। मतलब कि जीरो के बाद जो भी गिनती की संख्या इन्फिनिटी तक है, उसी में से कोई ना कोई, न तो होगा भिन्न और ना ही दशमलव और ना ही ऋणात्मक, इस तीनों में से कोई नहीं होगा। सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात होगी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में। और विभाजन परिमेयिका है तो विभाज्यता से ही संबंधित होगा, स्वाभाविक बात है। और दूसरा इसका यूज क्या है, धनात्मक पूर्णांकों के HCF निकालने में। इसका यूज धनात्मक पूर्णांकों के HCF कहने का मतलब है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है 2 3, उसका HCF निकालने में इसका यूज होता है। जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड, HCF निकालने का 3 मेथड है। HCF निकालने के 3 मेथड है, जिसमें से पहला मेथड जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसी का है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से ही, वही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका ही लॉन्ग डिवीजन मेथड है HCF निकालने का। तो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे इसका HCF निकालें, और भी क्वेश्चंस लेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं।